ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है क्या है? व्हाट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन? तो रेक्टिलिनियर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन अ बॉडी follows when a body follows straight path, ठीक है, when a body follows straight path during during its motion during its motion, okay, then then its then its motion is called then its motion is called ठीक है, then its motion is called straight line motion, then its motion is called straight line motion, or say linear motion, straight line motion or linear motion, or you can say or you can say rectilinear rectilinear motion, okay, rectilinear motion। समझ में आया? So this is the definition of rectilinear motion, okay। क्या कहेंगे आप? when a body follows a straight path, okay, या straight line path भी कह सकते हो कि when a body follows a straight path during its motion, then its motion is called straight line motion या linear motion और a rectilinear motion, ठीक है। straight path पर चलनी चाहिए बॉडी, okay। now next definition is ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम स्टडी मोशन स्टडी करते हैं तो हमको कुछ ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसका भी आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कार हो सकती है ना, बाइक हो सकती है, ट्री हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, एनीथिंग कैन बी अ ऑब्जेक्ट। पर हमें क्या ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होगा? whose motion whose motion is to be observed, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ ट्री, कार, बाइक, ओके, पर्सन, एनीथिंग। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिसका की मोशन ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। क्या होगा? ऑब्जेक्ट जिसका की मोशन ऑब्जर्व किया जाता है। अब मोशन को कोई ऑब्जर्व, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है कोई, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, वो क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर इज हु इज ऑब्जर्विंग who is observing motion who is observing motion of a object। ऑब्जेक्ट के मोशन को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। इजी है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी आप इसके जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ऑब्वियसली मोशन ही ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो गए। अब कोई कार का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो कार ऑब्जेक्ट हो गई। कोई दूसरे पर्सन का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो पर्सन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? जिसका कि मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम ले रहे हैं रेस्ट की। रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है बट आपको आनी चाहिए, माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट व्हेन ऑब्जेक्ट change डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to WRT मतलब with respect to observer or time, with respect to observer or time, then
object then object is said to be in rest. ठीक है, when object is said to be in rest, सिंपल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो चेंज नहीं कर रहा पोजीशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट हम रेस्ट से फिर हम इसको डिफाइन करते हैं, मोशन को। मोशन क्या कहेंगे, तो मोशन इजी है, इसी यही जो डेफिनेशन है रेस्ट की, इसी से आप मोशन की भी डेफिनेशन बता सकते हो। क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर and time, then object is said to be in motion। हम क्या कहेंगे भाई, जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, मोशन में। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस पेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या रिवाइज करते हैं, देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या आता है कि व्हेन अ बॉडी फॉलोज स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका कि मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी पर्सन हो सकता है, ट्रेन, ट्री, ठीक है, कार, बाइक, एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर कौन होता है, ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मोशन ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर भी पर्सन भी हो सकता है या कोई रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, नाउ रेस्ट क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता या टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। देन मोशन का क्या केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे भाई, वो मोशन में। फिर मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अभी उसमें नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, depending on the path there is a various types of motion। okay, but here in this chapter we are only studying the rectilinear motion, and we know what is the rectilinear motion। rectilinear motion means a body will travel on a straight line path। बॉडी होगी वो कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट जो हम बेसिक आपको पॉइंट बता रहे हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि भाई अगर आपने कह तो दिया कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है ना, पर आपको उसकी पोजीशन या लोकेशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर यह है, इट इज अ सिस्टम, it is a system which gives location। ठीक है, which gives location of an object जिसका मोशन आप स्टडी कर। ठीक है, it is a system which gives location of an object at any instant। ठीक है, at any instant, किसी इंस्टेंट पर कहाँ उसकी पोजीशन है या लोकेशन क्या है,
ठीक है, उसको जो देता है उसको वो जो सिस्टम है जो यूज करते हैं अपन लोकेशन बताने के लिए ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाते हैं, ये है इस तरह से। आप दिस इज द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, so you all know this is the x axis, we take positive x axis. Okay, this is positive y axis and this is positive z axis. Okay, all three axes are mutually perpendicular to each other and the point where all three cut each other, ये तीनों एक दूसरे को जहाँ कट करती है उसको अपन बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन। ओ, ठीक है। नाउ if you want to define the location of the object or a position of the object, you can use this coordinate system. This is the coordinate system. Coordinate system. So this coordinate system is the simplest frame of reference. This coordinate system is a simplest frame of reference. You can identify the location of any object, location of any object by using this system, and this is also called frame of reference. Okay, this is also called frame of reference. So ये ध्यान रखना आप। Now let's take the next heading. Next heading is terms related to rectilinear मोशन। काफी पॉइंट्स आपको इसमें से आते भी हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट हम सेगमेंट लेंगे अपने न्यूमेरिकल्स का, वो न्यूमेरिकल्स का सेगमेंट जो होगा वो इन्हीं टॉपिक से होगा जो हम अब स्टडी करने वाले हैं, टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो whenever you are going to study any type of motion, like if you are going to study rectilinear motion or a circular motion or a periodic motion, okay, or a projectile motion, whatever motion you are going to study, you first have to learn that what are the terms related to that particular motion. Like if when we are going to study the projectile motion, then we first learn that what is the trajectory equation, what is the maximum height, what is the horizontal range, what is the time period. So all these are the terms related to projectile motion. Okay, similarly there is a terms और those terms are related to the rectilinear motion. तो अगर आपको rectilinear motion अच्छे से करना है, प्रिपेयर करना है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपको ये टर्म्स आनी चाहिए। बेसिक टर्म्स हैं, देखो आपको काफी सारी टर्म्स तो आती भी होंगी जैसे, लाइक फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। ओके, हाँ, in 11th we will study this straight line motion. After straight line motion we have projectile motion. After projectile motion we have circular motion. After circular motion we have periodic motion, means simple harmonic motion is also there. Actually in 11th physics we have mechanics, all the mechanics in your 11th class। ठीक है, जितनी भी मैकेनिक्स है आपकी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th तक वाली, उसकी सारी मैकेनिक्स आपकी 11th क्लास में आ जाएगी। और जब 12th में जाओगे तो वहां पर आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ये सब आपके फिर वहाँ 12th में आएगा। तो जितने भी मोशन है वो सब यहीं आ जाएंगे 11th में। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया आपको। तो फर्स्ट जो टर्म है रिलेटेड रेक्टिलिनियर मोशन के, वो है डिस्टेंस। तो आप तो वन बाय वन स्टडी करते जाओ, ये मत देखो कि भाई कितने मोशन आएंगे और क्या होगा, उससे आपको मतलब। ठीक है, आपको वन बाय वन जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस वो लर्न करते जाओ आपको। तो फर्स्ट जो टर्म है वो हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो क्या है, मान लो कि किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट अ पर्सन इज एट पॉइंट ए। कोई पर्सन है वो कहाँ पर है, प्लेस मान लो, है ना, ए पर है वो। ठीक है, नाउ ही वांट्स टू गो टू बी, प्लेस बी तक उसको जाना है। अब प्लेस ए से बी तक जाने के उसको ऑप्शंस हैं, या तो वो स्ट्रेट पाथ पे चला जाए बिल्कुल, ठीक है, और स्ट्रेट पाथ से जा सकता है, या फिर वो इस तरह से, ये पाथ है, ये पाथ फॉलो कर सकता है इस तरह से, ये पाथ दे रखा है किसको, ठीक है, एक ये पाथ है, ये भी इसको ऑप्शन, यहाँ से भी जा सकता है।
So he has three options. ये this is the path 1, this is path 2 and this is path 3. Three options है उसके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। ये दो प्लेसेस हैं ए से बी तक। ए से बी तक में कोई सा भी पाथ वो चूज कर ले, उस पाथ की जो लेंथ होगी वो किसको डिफाइन करेगी? डिस्टेंस को। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू प्लेसेस। टू प्लेसेस मतलब ऑब्वियसली वो प्लेसेस जहाँ की अपना ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जो पाथ चूज करके वहां ट्रेवल करेगा ए से लेके बी तक, उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, नाउ नाउ ही कैन चूज एनी पाथ। ओके, यहाँ पर करना क्या है कि इस पर्सन को ए से लेके बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाना है तो कोई सा भी पाथ चूज करेगा, उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको अपन डिस्टेंस कहेंगे। सो ही कैन चूज एनी पाथ, ही कैन गो फ्रॉम फर्स्ट, ही कैन गो फॉर टू, और ही कैन गो फ्रॉम थर्ड, he can choose any one of path. So we can write that, I can write that distance is a, और distance की जगह मैं it use कर रहा हूँ, it is a scalar quantity. क्या होती है ये? It is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because there is no particular direction or there is no condition to choose a particular direction. He can choose any one path. So it means distance. Distance is a scalar quantity. Okay. Third point is SI unit. इसकी SI unit क्या होगी? तो देखो SI यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर, क्योंकि पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या? डिस्टेंस इज अ पाथ लेंथ, है कि नहीं? डिस्टेंस क्या है? एक पाथ लेंथ है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें इसका हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, या डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? एल की पावर 1। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस। ओके, नाउ ई पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि भाई फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? एक्स मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको करना है टोटल पाथ लेंथ। आपको कुछ नहीं करना, जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है उसका सम कर देना आप। ठीक है, जो भी पाथ फॉलो कर रहा है पर्सन उसका क्या कर दोगे आप? सम कर दोगे, टोटल पाथ लेंथ निकाल दोगे, और जो टोटल पाथ लेंथ होगी वही किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट अपन स्टडी कर रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन, और फर्स्ट टर्म जो हमने स्टडी करी है वो क्या स्टडी करी है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच की जो टोटल पाथ लेंथ है जिसको कि पर्सन या ऑब्जेक्ट चूज कर रहा है ट्रेवल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, डायमेंशनल इक्वेशन एल की पावर 1 है, और फॉर्मूला आप लगाओगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, तो फॉर्मूला आपको लगाना है टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, आया यहाँ तक? तो ये तो बात हुई फर्स्ट टर्म की, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म हुई अपनी डिस्टेंस। सेकंड टर्म लेते हैं, एंड सेकंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ला देंगे इस तरह से वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताता हूँ मैं क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन ही बता देता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है ये होती है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन
टू प्लेसेस, बिटवीन टू प्लेसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो पर्सन है उसको ए से लेके बी तक जाना है। ए से बी तक उसको हम कहते हैं कि भैया शॉर्टेस्ट पाथ चूज करो आप। अगर हम इससे कहते हैं कि भाई आप शॉर्टेस्ट पाथ चूज करो, तो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करने के लिए कौन सा चूज करना है उसको, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ ही हैज टू चूज दिस पाथ टू, आप उसको ये पाथ टू ही चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उसको ये सेकंड पाथ ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है और जो शॉर्टेस्ट पाथ जो वो ट्रेवल करेगा उस शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। ओके, नाउ बिकॉज यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस वजह से इसको जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब है तो ये भी पाथ ही, है तो ये भी पाथ ही, है ना? तो इसकी भी जो एसआई यूनिट आएगी, द एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। एसआई यूनिट जो होगी इसकी क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक है, और इसका आप जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस में नहीं लगाया था अपन ने, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा एल रेज़ टू पावर 1। ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। नाउ फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आता है एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला लगता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेट्स टेक ए एग्जांपल हियर, by this example let's take the position here at initially the position is, यहाँ पर पोजीशन हम कर लेते हैं x है, ध्यान से देखना, ये पोजीशन हो गई आपकी x है, और यहाँ पर ये जो b वाली है ये पोजीशन हमने लिख दी x b। समझ में आ रहा है? इनिशियल पोजीशन तो क्या हो गई, एक्स ए हो गई, फाइनल पोजीशन क्या हो गई, एक्स बी हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला जो लिखा जाएगा एक्स वेक्टर, ठीक है, एक्स वेक्टर फाइनल पोजीशन क्या हो गई आपकी एक्स बी और माइनस एक्स ए। ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए, इस तरह से आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस कहाँ से कहाँ तक क्या था, बी से ए तक। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा, आपको ध्यान रखना है बस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, फिर न्यूमेरिकल आप लोग करोगे, है ना? तो ये सेकंड टर्म हो गई हमारी, सेकंड टर्म क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज स्पीड। जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है, स्पीड। स्पीड को कैसे सिंबल देंगे, इसका v। स्पीड का जो सिंबल होगा क्या जाएगा, v। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पीड को डिफाइन करते हैं भाई, स्पीड होती क्या है। ठीक है, तो स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पीड होती है, इट इज अ distance, it is a distance covered by an object। ठीक है, it is a distance covered by an object in per unit time, per time। समझ में आया? इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड, हाँ बिल्कुल वही है, वही टॉपिक्स चलेंगे अभी स्टार्टिंग में इसमें, है ना? वो तो उस समय मैं अपने मेरे खुद के नोट्स से आपको पढ़ाता था, तो मैंने फाउंडेशन लेवल तक आपको पढ़ाया था। जो हमने स्टडी करी थी वो फाउंडेशन लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए थे, है ना? तो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो इफ आई राइट स्पीड, so formula of speed is equal to distance, speed is equal to distance and divide by time।
सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिफाइन कैसे करोगे आप स्पीड को? इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. ओके, जो आप लोग को आता होगा ये फॉर्मूला, 9th में आपने जैसा आप कह रहे हैं आप लोग ने स्टडी करा है. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट चलते हैं बी पॉइंट. इसकी अब आप देखें जो इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो देखो एसआई यूनिट में देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या जाएगी? मीटर अपॉन सेकंड. समझ में आया? स्पीड की यूनिट जब आप लिखोगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, जस्ट अभी पढ़ के आए हो आप, लर्न करिए आप. और टाइम की होती है सेकंड. तो इस तरह से जो आपकी स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगी. बहुत आसान है, इजी है. अच्छा, एक यूनिट और यूज होती है इसकी, किलोमीटर पर आवर. तो आपको ये कन्वर्जन ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर इज इक्वल टू होता है 5/18. ठीक है, 5/18 मीटर अपॉन सेकंड. तो ये आपके बहुत काम आएगा कन्वर्जन. जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये आपके काफी काम आएगा, क्योंकि कई बार आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी होगी, है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है. तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/18 मीटर अपॉन सेकंड. ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में आपको? अब हम आ जाते हैं इसके सी पॉइंट पे. सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम है. और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. समझ रहे हो? तो इसलिए स्पीड भी जो है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, आगे चलते हैं. तो यूनिट आपने देख ही लिया, इसकी एसआई यूनिट क्या आती है? मीटर अपॉन सेकेंड. अब न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी इसमें. अभी आप जब अपने इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे स्पीड से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, काफी न्यूमेरिकल्स हैं. तो डी पॉइंट पे आ जाते हैं हम इसका. और डी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड काफी पूछा जाएगा आपसे. एवरेज स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? केस बनाते हैं इस तरीके का कि भाई कोई बॉडी है, उसको ए से लेके बी तक जाना, ए से लेके बी तक उसको ट्रेवल करना है. ये इसका पाथ है. दिस इज अ पाथ. ओके, दिस इज द पाथ दैट ऑफ. ठीक है, अब यहाँ पर जो पोजीशन है उसको ले लेते हैं एक्स है. यहाँ पर पोजीशन को ले लेते हैं एक्स बी. यहाँ पर जो टाइम है उसको कर लेते हैं टी ए. यहाँ पर जो टाइम है उसको कर लेते हैं टी बी. और ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कर लेते हैं एक्स ए बी. ध्यान देना भाई नोटेशंस पर. ठीक है, ऐसे दे दिए है मैंने नोटेशन. ठीक है, कन्वीनियंट लगे तो. ए से बी तक जाना है. ठीक है, ए पॉइंट जो है इसकी पोजीशन हो गई एक्स से, बी की हो गई एक्स बी. यहाँ पर टाइम हो गया टी ए, यहाँ पर टाइम हो गया टी बी. और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस हो गई एक्स से बी. अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे और उसके लिए जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगा मैं एवरेज स्पीड होता क्या है. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है. या फर्स्ट ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. किसका फॉर्मूला चाहिए? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. ठीक है, अब इधर से हम इस केस को अगर मैं लिखना चाहूँ इस केस के लिए, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा. v
एवरेज। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है इसमें, एक्स से बी, ए से बी तक गया है ना भाई, वो ए से बी तक गया है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई एक्स से बी। और टोटल टाइम टेकन क्या है, टोटल टाइम टेकन ये नहीं कि सम कर दो आप, इसका सम नहीं करते हैं, टाइम इंटरवल लेते हैं। तो टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, टीवी माइनस टी। समझ में आया। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया आपका। वैसे तो फॉर्मूला तो ये है ही आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब इसमें हम एक कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, डी वाले पॉइंट, डी वाले पॉइंट कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अब केस ऐसा है कि भाई एक जो बॉडी है वो पहले गई फर्स्ट तो गई ए से लेके बी तक, फिर गई वो बी से लेके सी तक। ठीक है। कोई भी बॉडी है उसने मोशन करा, फर्स्ट जो फर्स्ट सेगमेंट था उसका मोशन का, उसमें वो गई ए से लेके बी तक। डी के ही तो सारे केसेस बता रहा हूँ मैं। ये जो है एवरेज स्पीड के जितने भी वेरिएशन आएंगे आपके वो सारे ये केसेस में बता रहा हूँ, एक बार देख लो आप ध्यान से। ठीक है। तो ए से लेके बी तक गई बॉडी पहले, और फिर बी से लेके सी तक गई। अच्छा, ए से लेके बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर करी है वो डिस्टेंस है उसकी x1, और ए से बी तक जो टाइम लिया उसने वो लिया t1। ऐसे बी टू सी जो है डिस्टेंस कवर करी x2, और जो टाइम लिया उसने वो है t। अब इस केस में कह रहे हैं आपसे कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कौन बताएगा भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, कोई भी। ठीक है। जो जर्नी है, जर्नी ए से लेके बी तक है, फिर बी से लेके सी तक है। ठीक है। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है, टाइम जो है वो t1। बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और टाइम क्या है t2 है। तो आप में से एक भी स्टूडेंट ये बताओ कि भाई क्या होगा इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। बिल्कुल करेक्ट है जैद, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही बताते रहना है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहना। वेरी। तो देखो सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला हमारा जो है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी जो उसकी जर्नी है ए से बी तक है, फिर बी से सी तक है। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गया उसका, ए से बी तक में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है x1, और बी से सी तक में कितनी डिस्टेंस कवर करी है x2। ठीक है। ये तो होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। फिर नीचे आएगा टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी तक में जो टाइम है बेटा उसका वो कितना ले रहा है, टाइम t1 है। और ए से ही जब वो बी से सी तक जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह से जो एवरेज स्पीड आ जाएगा, हाँ वेरी गुड पॉइंट। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ये एक केस हमने डिस्कस करा। अब इसमें सेकंड केस लेते हैं अपन। बस ऐसे ही आप ऑब्जर्व करते जाना और आंसर बताते जाना। ठीक है। अब सेकंड केस में भी वही हो रहा है, ए से बी तक जा रहे हैं और बी से लेके सी तक जा रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ है, ए से लेके बी तक गए और बी से लेके सी तक गए। जर्नी जो है उसने दो इंटरवल्स में पूरी करी, ए टू बी, बी टू सी। ठीक है। अब ए से बी में जो उसकी वेलोसिटी जो स्पीड थी वो v1 थी, यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी वो v2 है। ठीक है। टाइम यहाँ पर t1 है, यहाँ पर टाइम t2। ये केस दे दिया आपको, समझ में आ रही है बात, ये आपको दे दिया। अब आपसे कहा बेटा बता दो तो जरा एवरेज स्पीड कितनी है। अब आपसे क्या कहा उन्होंने कि भाई एवरेज स्पीड बताओ कितनी। तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। तो एवरेज स्पीड कैसे, आपको तो क्वेश्चन में जो ए से बी तक की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। ठीक है। फिर बी से सी तक की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है ना। तो अब इसको कैसे करोगे आप, इसका क्या आंसर आएगा बताओ।